पिछली वीडियोस में चर्चा हुई है कि जिन मौका वारदात पर कम इंफॉर्मेशन होती है वहां उन केसेस में हम लोग गवाह को तोड़ने के लिए रिवर्स क्रॉस एग्जामिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। यह हमारा जांचा परखा हुआ तरीका है। जब तक पीपी साहब या जज साहब समझ पाते हैं कि वकील साहब ये कैसा बवाल कर रहे हैं, तब तक हम उस गवाह को तोड़कर उसकी गठरी बांध चुके होते हैं। आज हम एक बहुचर्चित एक पॉलिटिशियन के मर्डर के केस के चश्मदीद गवाह को तोड़ने का किस्सा आपको दिखाते हैं। प्रोसिक्यूशन स्टोरी के अनुसार एक बड़े प्लॉट में एक टपरी व नीम का पेड़ स्थित था। कहते हैं कि गवाह वहीं पर रहता था। नीम के पेड़ के नीचे शम्मी एक तरफ और राजवीर और गोपाल दूसरी तरफ, इन दोनों पक्षों के बीच में किसी प्लॉट के एग्रीमेंट को लेकर बहस चल रही थी, जिसमें गर्मा गर्मी हो गई और राजवीर के कहने पर गोपाल ने पिस्तौल से शम्मी के सिर में गोली मार दी। टपरी के पास खड़े हरेंद्र ने सारा वाकया अपनी आंखों से देखा था। हमें हरेंद्र को क्रॉस करना था और हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम हरेंद्र को चश्मदीद गवाह ना होना साबित कर सकें, ताकि हमारे आरोपी राजवीर व गोपाल बरी हो जाएं। इंफॉर्मेशन बहुत कम थी, इसलिए हमने यह तय किया कि हम हरेंद्र को रिवर्स क्रॉस एग्जामिनेशन तकनीक से क्रॉस करेंगे। गवाह हमारे सामने था और हमने उसको क्रॉस करना शुरू कर दिया। हम क्रॉस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको दिखाते हैं ताकि आप भी समझ सकें कि इस तकनीक से गवाहों को कैसे क्रॉस किया जाता है, कैसे उनको तोड़ा जाता है। पहला सवाल हमने बैकग्राउंड पर पूछना शुरू किया। बैकग्राउंड माने कि गवाह वहीं रहता था, इस बात को लेकर हमने उसका क्रॉस करना शुरू किया। हमने पूछा क्या यह बात ठीक है कि आपने कोई ऐसा बैनामा, सेल डीड, लीज एग्रीमेंट, किरायानामा या कोई दूसरा कानूनी दस्तावेज पुलिस आईओ को नहीं दिया है जिससे यह साबित होता हो कि आप इसी टपरी में निवास करते हैं। रिकॉर्ड पर ऐसा कोई कागज था नहीं, तो उसने कहा कि यहां मैं दे नहीं पाया। दूसरा सवाल, यह बात भी सही है ना कि आपने पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस आईओ को ऐसी कोई रसीद, किराएदारी, लगान, महसूल आदि कुछ भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाया है जो घटना स्थल की इस टपरी में आपके रहने की बात की सूचना देती हो? क्योंकि अगर आप रहेंगे तो कुछ किराया वगैरह देंगे, वो भी आपने नहीं दिया है। उसने कहा कि हाँ सब नहीं दिया है। अगला पॉइंट था कि हम वहां आरोपियों के आने को लेकर डिस्प्यूट करें कि आरोपी उस जगह पर आए थे, घटनास्थल कहीं और था, कहीं और गए होंगे लेकिन यहां नहीं आए। तो हमने उससे सवाल पूछा, यह बात तो सही है ना कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने अपने बयान में 7/6/2023 को, यानी कि घटना के दिन, दोनों आरोपी अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में आए थे, यह बात बताई थी? उसने कहा हाँ जी। हमने आगे सवाल पूछा, यह बात भी सही है ना कि आपने पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपने बयान में बताया था कि घटनास्थल पर जो मृतक था वह भी अपनी स्कूटी से आया था और स्कूटी को वहीं स्कॉर्पियो गाड़ी की बगल में पार्क कर दिया था? उसने कहा हाँ जी। हमने आगे सवाल पूछा, यह बात भी सही है ना कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने पुलिस आईओ को घटनास्थल का वह पॉइंट नहीं दिखाया है जहां पर स्कॉर्पियो व स्कूटी दोनों खड़े किए हुए थे, पार्क किए हुए थे, और यह पॉइंट नहीं था, तो इसका मतलब है कि उसने वह बात पुलिस आईओ को नहीं बताई थी, इसलिए वह नक्शा मौका में भी दिखाई नहीं जा सकी थी। और उसने कहा कि हाँ साहब मैंने दोनों को नहीं दिखाया है। हमने उनको सजेशन दिया, मेरा कहना है आपने घटना अपनी आंखों से नहीं देखी थी, इसीलिए आप पुलिस आईओ को यह नहीं बता पाए कि आरोपियों की गाड़ी और मृतक की स्कूटी कहां पर खड़े हुए। और इस तरह से हमने उसके निवास और आरोपियों के उस स्थान पर आने को और इस गवाह के द्वारा इस पूरी घटना के देखे जाने को, सभी चीजों को डाउटफुल करना शुरू कर दिया था। अब यह सवाल भी पूछना था कि वो किस प्लॉट का एग्रीमेंट था जिस पर झगड़ा चल रहा था। हमने पूछा कि यह बात भी सही है ना कि आपने अपने बयान के एक पॉइंट पर यह बताया है कि वहां करीब आधे घंटे तक बातचीत होती रही। राजवीर शम्मी गुप्ता से एग्रीमेंट मांग रहा था और शम्मी ने कहा था कि एग्रीमेंट नहीं देगा और जमीन को अपने पास रखेगा। उसने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। हमने पूछा, हरेंद्र क्या आप ये बता सकते हो कि शम्मी गुप्ता उस विवादित भूमि के एग्रीमेंट को अपने पास क्यों रखना चाहता था और राजवीर को क्यों नहीं लौटाना चाह रहा था? हमारी निगाह दूर थी, हम बहुत दूर का निशाना लगा रहे थे और शायद ये गवाह इस बात को समझ नहीं पाया। उसने कहा कि जी वो अपने पास उस जमीन को रखना चाहता था शम्मी गुप्ता, इसलिए वो एग्रीमेंट को लौटाना नहीं चाहता था। हमने आगे सवाल पूछा, यह बात भी सही है ना कि आपने अपने पूरे बयान में कहीं यह बात नहीं बताई है कि शम्मी ने वह एग्रीमेंट राजवीर को वापस लौटा दिया था? उसने कहा जी बिल्कुल नहीं लौटाया था, ना मैंने बताया।
यहां से हुआ क्या था कि पुलिस ने वह एग्रीमेंट राजवीर के पास से सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत बरामद दिखाया था। तो हमने यहां दिखाया कि वो एग्रीमेंट तो असलियत में राजवीर के पास था ही नहीं, वो तो वहीं शम्मी के पास में था। अतः जो एग्रीमेंट राजवीर के पास नहीं था और पुलिस ने उसे बरामद दिखाया था, इसका अर्थ है कि वो बरामदगी गलत है, इलीगल है। तो हम बेसिकली इस गवाह के जरिए से आईओ का क्रॉस कर रहे थे। अब हम आईओ को इस बात से आगे कन्फ्रंट करेंगे। हमने अपने व्यूअर्स के लिए इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन की नई सुविधा शुरू की है। इसे हमारे सभी एडवोकेट साथी, यंग एडवोकेट कलीग्स उपयोग कर सकते हैं। हमारे फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट की सुनवाई में आपको कोई लीगल समस्या आ गई है, रास्ता मिल नहीं रहा है, तो आप हमसे इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन ले सकते हैं। इस सुविधा के इच्छुक साथियों की संख्या को देखते हुए हमें इसको समय के अनुसार फिक्स करना होता है। आपको इसके लिए हमसे बात करके समय फिक्स करवाना होगा। जो फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स हैं वे भी ऐसी गंभीर कंसल्टेशन के लिए अपना समय बुक करवा सकते हैं। यह भी सुविधा आपके पास रहेगी कि आप चुन सकें कि आपको कम समय के लिए लीगल कंसल्टेशन चाहिए या लंबे समय के लिए लीगल कंसल्टेशन चाहिए। यह चुनाव आपका है और आप लीगल कंसल्टेशन के लिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। वह रिक्वेस्ट मिलने पर हम आपके लिए समय फिक्स करेंगे और उस समय फिक्स करने पर आप हमसे डिस्टेंस एडवोकेसी के द्वारा, दूरस्थ वकालत के द्वारा आप अपनी कंसल्टेशन को प्राप्त कर पाएंगे, अपनी समस्या को हल कर पाएंगे। हम यहां अब फिर घटना के ऊपर सवाल करते हैं। जो घटना थी, मुख्य मर्डर किया गया था, उसके ऊपर हमने कहा, हरेंद्र यह बात तो सही है ना कि आपने अपने बयान के एक पॉइंट पर यह बताया कि जब घटना हुई थी तो आप वहीं खड़े होकर देख रहे थे। उसने कहा हाँ जी। हमने आगे सवाल पूछा, यह बात भी सही है ना कि आपने अपने बयान के एक अन्य पॉइंट पर यह बताया कि गोपाल और शम्मी के बीच में केवल राजवीर ही खड़ा था, कुछ और अन्य चीज नहीं थी। उसने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने कहा यह भी बात ठीक है ना कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने पुलिस आईओ को कहीं यह नहीं बताया है कि जब गोपाल ने शम्मी के सिर में गोली मारी तो शम्मी का खून और मांस के टुकड़े उन कुर्सियों पर भी गिर गए थे जिस पर वे बैठे हुए बात कर रहे थे और कोर्ट में स्तब्धता छा गई थी। उसने कहा हाँ नहीं बताया है। हमने कहा यह बात भी सही है ना कि बयान में और ना ही पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने कभी आईओ को यह बताया है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस आईओ ने उन कुर्सियों को बरामद किया था। उसने कहा हाँ जी, पुलिस आईओ ने कभी उन कुर्सियों को बरामद नहीं किया। हमने फिर आगे पूछा, यह बात भी सही है ना कि ना तो आपने मजिस्ट्रेट को बताया है और ना पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बताया है कि गोली लगने के बाद शम्मी के सिर या चेहरे पर बारूद के निशान छप गए हों। यह आप लोगों की जानकारी के लिए कि जब पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी जाती है तो जो विक्टिम होता है उसके चेहरे पर बारूद छप जाता है, घुस जाता है उसकी ऊपरी स्किन में, तो इसको हम टैटूइंग एंड ब्लैकनिंग कहते हैं। उसने कहा हाँ मैंने ऐसी कोई बात नहीं बताई कि उसका चेहरा काला हो गया हो। हमने आगे पूछा, यह बात भी सही है ना कि आपने कहीं भी यह बयान नहीं दिया है कि घटना के बाद जब पुलिस घटना स्थल पर आई तो आप वहीं घटना स्थल पर पुलिस को मिल गए थे। यदि आप चश्मदीद गवाह थे, लोगों ने फोन कर दिया, पुलिस वहां आ गई, तो पुलिस के आने के समय भी तो आपको वहीं होना चाहिए था ना, कहां गायब हो गए थे आप? कहा हाँ जी मैं पुलिस को नहीं मिला था। हमने उससे आगे सवाल पूछा, मेरा कहना है आप पुलिस के द्वारा प्लांटेड एक झूठे चश्मदीद गवाह हो, इसीलिए आपने कहीं भी यह बयान नहीं किया कि पुलिस के आने तक आप घटनास्थल पर रुके रहे थे और पहली बार पुलिस को आपने ही घटनास्थल का मुआयना करवाया था। उसने कहा हाँ जी मैंने बिल्कुल नहीं कहा है। ये सब रिवर्स क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है कि आपने ये भी नहीं किया था, आपने वो भी नहीं किया। हमने उससे अगला सवाल पूछा, मेरा कहना है कि आप पुलिस द्वारा प्लांटेड एक झूठे चश्मदीद गवाह हो, इसलिए आपने कहीं यह नहीं कहा कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से मृतक को गोली लगने के बाद भी उसके सिर में कहीं कोई ब्लैकनिंग थी, कहीं कोई चारिंग थी, कहीं कोई टैटूइंग थी, कुछ भी आपको बारूद का निशान उस आदमी के शरीर में दिखाई नहीं दिया। उसने कहा हाँ जी मैंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है। तो घटनाएं हुई, लेकिन घटनाओं में आप वो नहीं बता रहे हैं जो घटनाओं के दौरान बताया जाना चाहिए, तो इसका मतलब है कि आप चश्मदीद गवाह नहीं थे। तो इस तरह से अब हम घटना के बाद वाले पॉइंट पर आ गए कि घटना के इमीडिएटली बाद जो होना चाहिए वह भी आप नहीं बता रहे हैं। हमने सवाल पूछा, आपने कहीं भी यह बयान नहीं किया है
कि गोलीबारी की घटना आपके कथित घर में होने के बाद भी आप पुलिस के आने तक वहां अपने घर में ही मौजूद मिले हो। घर आपका, जगह आपकी, घटना आपकी आंखों के सामने हुई, तो आप पुलिस के आने से पहले कहीं भागकर कैसे जा सकते हैं अगर आप निरपराध हैं? तो उसने कहा, हाँ जी, मैं बिल्कुल पुलिस को नहीं मिला था। हम पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। हमने फिर पूछा, यह भी बात सही है ना कि आपने कहीं भी ऐसा कोई बयान नहीं बताया है कि आप घटना के समय से लेकर उसके 3 दिन बाद तक, यानी कि 11/6/2023 तक आप पुलिस के सामने से कहां गायब हो गए थे? क्योंकि इस गवाह का जो बयान 161 था वह भी घटना के 3 दिन के बाद दर्ज हुआ था। इतने ग्रूसम मर्डर के बाद बयान 3 दिन के बाद दर्ज होना अपने आप में संदेह पैदा कर रहा था। तो हमने उससे यही पूछा कि आपने पुलिस को यह कहीं नहीं बताया है कि आप उन 3 दिनों में कहां रहे हो, कहां गायब हो गए थे? हमने अगला सवाल पूछा, यह बात तो सही है ना कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने कहीं यह बात नहीं बताया कि मृतक की स्कूटी का नंबर क्या था और वह स्कूटी किस कंपनी की बनी हुई थी? उसने कहा, जी बिल्कुल नहीं बता पाया। हमने फिर पूछा, यह बात भी सही है ना कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिसाइयों को या मजिस्ट्रेट को आपने कहीं यह बयान नहीं दिया कि आरोपियों की स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें वो लोग आए थे उसका नंबर क्या था? आपके सामने भागे हैं, बताओ क्या नंबर था? उसने कहा, जी हाँ, ये भी मैं नहीं बता पाया हूं। हमने अगला सवाल पूछा, यह बात भी सही है ना कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने कहीं ऐसा बयान नहीं दिया कि मृतक शम्मी को ले जाए जाने के बाद उसकी स्कूटी को घटनास्थल से किसने हटाया? ये नहीं बताया आपने। उसने कहा, जी बिल्कुल नहीं बताया, क्योंकि आप तो कहते हो ना कि वो घर आपका है, वहीं आप रहते थे, तो आपको पता होगा कि घटना के बाद जब मृतक शम्मी को ले गए हॉस्पिटल में तो उसकी स्कूटी को लेने कौन आया था? उसने कहा, जी मैंने पुलिस को नहीं बताया। हमने फिर सवाल पूछा, यह बात भी सही है ना कि आपने कहीं किसी बयान में यह नहीं बताया है कि आपके घर टपरी में स्थित घटनास्थल से घायल शम्मी को कौन हॉस्पिटल ले गया था? यहां तक तो आपने बता दिया कि किसने गोली मारी, लेकिन वहां से उसको उठाकर हॉस्पिटल में कौन ले गया आपने बताया क्या? उसने कहा, नहीं बताया जी। तो हमने अगला सवाल पूछा, यह बात भी सही है ना, कहीं यह बयान नहीं दिया है कि आपके घर टपरी में स्थित घटनास्थल से घायल शम्मी को किस वाहन से हॉस्पिटल ले जाया गया था? उसने कहा, हाँ जी, ये भी नहीं बताया। हमने उसको आगे सजेशन दिया, मेरा कहना है कि आप घटना के दिन दिनांक पर घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, इसीलिए आपने घायल शम्मी को कौन हॉस्पिटल ले गया यह नहीं देखा है। हमने फिर आगे सवाल पूछा, यह बात भी सही है ना कि आपने ना तो मजिस्ट्रेट को ना पुलिस को कभी यह बयान दिया है कि घटना के बाद आपने यह जानने की कोशिश की हो कि घायल शम्मी को किस हॉस्पिटल में ले जाया गया है? हर व्यक्ति यह जानने की कोशिश करता है कि घटना मेरे सामने हुई तो उसके बाद क्या हुआ, और खासतौर से मर्डर जैसी घटना। इस आदमी ने कभी किसी से नहीं पूछा कि मर्डर के बाद क्या हुआ, गोली लगने के बाद क्या हुआ। हमने आगे सवाल पूछा, यह बात भी सही है ना कि आप कभी यह बयान दिया और कभी यह जानने की कोशिश की कि घायल शम्मी को अस्पताल में ले जाने के बाद क्या हुआ था? भाई, क्या वो बच गया, क्या वो मर गया? ऐसी जानकारी तो हम सभी अपने पास लेते रहते हैं, लेकिन इसने वो भी नहीं ली कभी किसी से। तो इसका अर्थ यह था कि यह आदमी मौके पर था ही नहीं। इसीलिए सामान्य बुद्धि के व्यक्ति में जो जिज्ञासाएं और जो प्रश्न पैदा होने चाहिए वो इसके दिमाग में, इसकी बुद्धि में पैदा नहीं हो रहे थे। अर्थात यह आदमी वहां पर उपस्थित था ही नहीं। हमने भरी कोर्ट में इस तथाकथित चश्मदीद गवाह के पुर्जे उड़ा दिए थे। कोर्ट ने कहा कि यदि गवाह मौके पर होता तो एक सामान्य व्यक्ति की तरह मौके पर आई पुलिस को वहीं घटनास्थल पर मिलता, उनका नक्शा मौका बनवाता, घायल को घटनास्थल ले जाने की सारी बातें बताता, जबकि उसने 1-2 मुख्य बातों के अलावा कुछ भी और नहीं बताया है। अतः इस चश्मदीद गवाह को सत्य गवाह मानना बहुत कठिन काम है। यह गवाह चश्मदीद हो नहीं सकता है। इंडियन लीगल सिस्टम द्वारा आपको दिया गया क्रॉस एग्जामिनेशन आपको निश्चिंत करता है कि कोई कुछ कर ले, कानूनी रूप से आपका बिगाड़ कुछ भी नहीं पाएगा। मुकदमे में लगने वाला समय तो कोर्ट पर निर्भर करता है, लेकिन परिणाम को बेहतर क्रॉस के द्वारा बदला जा सकता है। यह बेहतर क्रॉस आपको इंडियन लीगल सिस्टम उपलब्ध करवा देता है। आप अपना समय नष्ट ना करें, तत्काल इंडियन लीगल सिस्टम की वेबसाइट को पढ़ें
जानकारी पाएं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई देता है उस पर मैसेज भेजकर मेंबर बनने की जानकारी पाएं। हम सदैव आपके कल्याण की कामना करते हैं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।